हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, भारत की राजनीति करवट बदल रही है। कहीं ना कहीं से नई आहट सुनाई दे रही है और अब आहट नहीं, अब आई है हुंकार ममता बनर्जी की बंगाल से। और उनका कहना है कि अब वो नीतीश बाबू के साथ, हेमंत सोरेन के साथ और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा मोर्चा खड़ा करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को 300 सीटें तो छोड़िए, शायद 100-150 सीटों के भी जीतने के लाले पड़ जाएं। जी हां, ममता ने कहा, खेला होबे ही होबे, बिल्कुल होबे भी होबे, खेला होबे 2024 का महाखेला होबे। और ये ममता ने भरी है हुंकार। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात और विश्लेषण प्रारंभ करूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 4 पीएम के मंच को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अच्छी पत्रकारिता को, विश्लेषण को प्रेरित कीजिए। इसी प्रकार न्यूज टाइम दिनेश के वोरा यूट्यूब का जो चैनल है उसे भी आप प्रेरित कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत सारे बेहतरीन प्रोग्राम वहां भी आपको देखने को प्रतिदिन मिलते रहें। सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करूंगा। आपने जो अपना प्यार, अपनी मोहब्बत जो दिखाई है हमारे प्रोग्राम्स के प्रति, उसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। दरअसल ये आपका प्यार है जिसके सहारे हम आपके सामने एक से एक बेहतरीन विश्लेषण लेके आते हैं, प्रोग्राम्स को लेकर आते हैं। दोस्तों, ममता दी ने अब हुंकार भर दी है। अब धीरे धीरे भारत में हवा बदल रही है। अब वो नीतीश, अखिलेश, हेमंत, केसीआर और इवन उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सब लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन से पहले, 2024 के इलेक्शन से पहले, लगभग 1.5 वर्ष पहले, इस किस्म की जो क्या कहते हैं वाइब्रेशंस जो निकल कर आ रही हैं, जो एक कवायद हो रही है, वो वास्तव में सुखद है। सुखद इसलिए है क्योंकि तानाशाही और अधिनायकवाद की ये जो सरकार है, मोदी और शाह की सरकार, इन्हें कोई जवाब तो मिलना चाहिए। जवाब तो लोकतंत्र से मिलेगा, जवाब आपको बैलेट बॉक्स से ही मिलेगा। और उसी के द्वारा भारत हमेशा से पिछले 75 सालों में अपने विरोधियों को जवाब देता आया है। उनका कहना है कि बंगाल से बीजेपी की हार का सिलसिला प्रारंभ होगा। मैं तारीफ करूंगा। 42 सीटें हैं, 42 सीटों में 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। और ममता दी के साथ मैं पूर्णता एग्री करता हूं कि अब 42 में से भारतीय जनता पार्टी को 5-6 सीटें लेना भी दुश्वार हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यही परिस्थिति जो है इस टाइम बिहार के अंदर पैदा करती है नीतीश बाबू ने। जहां भारतीय जनता पार्टी की 40 में से 23 सीटें थी, अब शायद हो सकता है उन्हें 10 सीटें भी ना मिले। और झारखंड के अंदर जहां 14 में से, जहां सोरेन बाबू हैं, कुल मिला के 14 में से 11 सीटें उनके पास हैं। ये एक ऐसा चंक भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलने जा रहा है जिसके ऊपर आप जितना क्या कह सकते हैं कि सोचे उतना अच्छा होगा। यहां से भारतीय जनता पार्टी को कम से कम नहीं तो 40 सीटों के आसपास का नुकसान होने जा रहा है। 35-40 सीटों का नुकसान अगर यहां होता है, और जो आज तक का लेटेस्ट सर्वे था जहां 286 सीटें उनको दिखाई गई थी, आप सोचिए यहां पे जो शरण हो रहा है वो बाकी जगह कैसे शरण में कन्वर्ट होगा और कैसे भारतीय जनता पार्टी बाद में 150 सीटों तक सिमट सकती है। अखिलेश, नीतीश, हेमंत, ममता, केसीआर, उद्धव, शरद सब एक साथ आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का वो 350 सीट और 300 सीटों का जो एक
गर्वान्वित आंकड़ा है, मुझे लगता है कि अब वो डोलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अब अपने पैरों के नीचे से सत्ता खिसकती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी हमें ये याद रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का जादू अभी गया नहीं है। नरेंद्र मोदी का जादू बहुत बड़ा है और उसको मीट करने के लिए जो प्रयास चाहिए वो बड़े प्रयास करने होंगे, एकत्रित प्रयास करने होंगे, संगठित प्रयास करने होंगे और शायद इसीलिए ये होने जा रहा है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक समय राजीव गांधी के पास भी 400 सीटें थी और वो उसे संभाल नहीं पाए थे। बिल्कुल। ये महाराष्ट्र से एक घटना अभी घटी है जिसने शिंदे ग्रुप के अंदर देखा जाए तो गुस्सा पैदा कर दिया है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्लान बनाया है महाराष्ट्र के अंदर, मिशन 45। अब उत्तर प्रदेश के बाद अगर किसी एक राज्य के अंदर सबसे ज्यादा सीटें हैं तो वो महाराष्ट्र है। 48 सीटें हैं लोकसभा की। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का मिशन 45 आ रहा है जो कि नामुमकिन है। मैं ये आपको पहले बता दूं कि 45 का मतलब ये हुआ कि शिंदे ग्रुप के लिए वहां पर कोई जगह नहीं। जैसे ये मिशन 45 सामने आया कल परसों, तो शिंदे ग्रुप के अंदर एक असहजता पैदा हो गई और कई वॉइसेस उठनी शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी हमें एक अजगर की तरह निगल लेना चाहती है और हमारी जो ग्रुप है शिंदे ग्रुप का, शिवसेना, उसे खत्म कर देना चाहती है। दरअसल उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी शिंदे ग्रुप को पूरी समाप्त करके मानेगी और अगले जो इलेक्शन आएंगे 2024 तक, तब तक एक तरह से शिंदे ग्रुप को नेस्तनाबूद कर देगी और उसको सीटें नहीं देगी। तो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा मिशन 45 के द्वारा सामने आया और इसने जो असहजता पैदा की है विशेष रूप से शिंदे ग्रुप में, वो आज बहुत सारे महाराष्ट्र के अंदर जो अखबार आए हैं उनमें प्रमुखता के साथ इस असहिष्णुता को देखा जा सकता है, जो स्टेटमेंट आए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से इस आग के ऊपर पानी डालने की कोशिश की है, लेकिन ये सब जानबूझ के एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। अब आते हैं वापस ममता दी की तरफ में। ममता दी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार और लोगों के गुस्से के कारण पराजय का सामना करेगी। उनका कहना है कि जब हम सब लोग, मैं, नीतीश बाबू, अखिलेश, हेमंत सोरेन, जब सब लोग एक साथ में आएंगे तो आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी को 300 सीटों के अहंकार का दंड मिलेगा और 2024 में खेला होबे ही होबे। बिल्कुल, खेला होबे ही होबे और इस बार बड़ा खेला होने जा रहा है। ये बड़ा खेला होगा जिसे आप कह सकते हो महा खेला होगा। जब ममता दी आ जाए, साथ में नीतीश बाबू आ जाए, तेजस्वी आ जाए, साथ में अखिलेश बाबू आ जाए, सोरेन आ जाए, उद्धव और शरद पवार भी आ जाए, तो आप सोचिए बात बननी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं उसके कंपन अब दिल्ली में सुनाई देने प्रारंभ हो गए हैं। अभी नीतीश बाबू ने शरद पवार से मुलाकात की है खास तौर से, और इस मुलाकात को बड़ी प्रमुखता से देखा जा रहा है। खास तौर से बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश जी का ये पहली मीटिंग जो हुई है शरद पवार से, क्योंकि शरद पवार को भारत की राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। एक तरह से कहा जाए कि उनकी जैसी जो चाल होती है कोई चल नहीं सकता और उनकी चालों को कोई समझ नहीं सकता है। दूसरी बात, उनकी जो मुलाकात राहुल गांधी से हुई है, जेडीएस कर्नाटका के कुमारस्वामी से भी हुई है, सीताराम येचूरी, डी राजा, ओम प्रकाश चौटाला, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, हॉस्पिटल में जाके मुलायम सिंह को देखने गए थे। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, अभी एक महा रैली होने जा रही है देवीलाल जी की स्मृति में हरियाणा में, जहां पे ममता दी भी आ रही हैं, नीतीश भी आ रहे हैं और साथ में बहुत सारे नेता आ रहे हैं। ये होगा बिगुल बजाना, ये होगा क्या कहते हैं कि आगाज आगाज 2024 का, जहां पे आपको बड़े बड़े भारत के नेता एक मंच पर दिखाई देंगे और साथ में इस बात का हुंकार होगा कि हाँ, 2024 के लिए हमारी तैयारी प्रारंभ हो गई है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात यहां पर हो रही है,
और वो अच्छी बात यह है कि नीतीश बाबू हो या राहुल हो या कोई भी हो, कोई भी अपने आप को कोई भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बता रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का कारण है, क्योंकि वो हर जगह एक बात कहते हैं, मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु, मोदी के सामने कौन। लेकिन दोस्तों, वक्त आएगा तो मोदी के सामने जिसने आना होगा निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही तो देवगौड़ा साहब निकले थे, इंद्र कुमार गुजराल आए थे, ऐसे ही चंद्रशेखर भी आए थे, चरण सिंह भी आए थे, ऐसे ही मोरारजी देसाई भी आए थे, वीपी सिंह भी आए थे। कोई नाम थोड़ी था। जब वक्त आएगा तो नेता भी आ जाएगा और सामने नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री भी आ जाएगा। उधर कांग्रेस की जो यात्रा है, खासतौर से राहुल गांधी की प्रारंभ हुई। हालांकि अखबारों ने और गोदी मीडिया ने जितना उसका बायकॉट करना था उतना करके दिखा दिया है। आज की अखबारों में, प्रमुख अंग्रेजी दैनिकों में राहुल की खबरें बहुत अंदर के पेजेस में, और कर्तव्य पथ की खबरें, जी हाँ, बिल्कुल फ्रंट पेज के ऊपर। और कई तो ऐसे लोग भी हैं जो ये लिख रहे हैं कि कर्तव्य पथ के आगे जो है राहुल गांधी पूरे खत्म हो गए, समाप्त कर दिया एक दिन में। इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है, मुझे समझ में नहीं आता। एक सड़क का नाम बदल देने से कौन सा मास्टर स्ट्रोक हो जाता है? क्या सड़क का नाम बदलने से कुछ हो सकता है? प्रधानमंत्री जी को तो कोई काम ही नहीं है, वो तो सारा दिन एक कैंची और फीता लेके बैठे रहते हैं। कभी वो एक पदचारी ब्रिज का उद्घाटन करने अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, कभी किसी सड़क का उद्घाटन करते हैं, कभी किसी सड़क के नाम का चेंज हो गया उसका उद्घाटन करते हैं, कभी किसी पुल का उद्घाटन कर देते हैं, कभी किसी जो फैक्ट्री है ही नहीं उसका फीता काट आते हैं। वो तो सारा दिन यही करते रहते हैं, उनको दूसरा काम ही नहीं है। वो तो सारे दिन भारत में जाके कभी यहाँ कभी वहां सिर्फ फीते काटते हैं, इसके अलावा उनको और कोई भी कार्य नहीं है। और वहां बैठ के उनको पॉलिटिकल स्पीच देनी होती है। यही सब कुछ तो हो रहा है। लेकिन दोस्तों, समीकरण तो बदल रहे हैं। पर्टिकुलरली नीतीश बाबू के भारतीय जनता पार्टी से पल्ला झाड़ने के बाद स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी से ना कुछ कहता बन पा रहा है और ना ही उनसे कुछ करते बन पा रहा है। समस्या यह है कि सामने अगर नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी हूं प्रधानमंत्री पद के लिए, तो उसे पप्पू कह के वो कभी भी मिटा सकते हैं और बिल्कुल एक तरह से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। पर नीतीश बाबू के साथ ये नहीं कर सकते हैं, ममता दी के साथ नहीं कर सकते हैं। नीतीश बाबू के ऊपर क्षेत्रीयवाद और भ्रष्टाचार का ठप्पा नहीं लगा सकते, उनके ऊपर परिवारवाद का ठप्पा नहीं लगा सकते, उनके ऊपर कोई और ठप्पा नहीं लगा सकते। यही समस्या है भारतीय जनता पार्टी की कि नीतीश बाबू के ऊपर ठप्पा लगाएं तो लगाएं कैसे। समस्या ये आ रही है कि नीतीश बाबू अंदर के आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अंदर रह के काम किया है, मोदी सरकार में अंदर रह के लंबे समय काम किया है, उनकी चालों से भली भांति परिचित है वो। और जो मोदी और शाह सोचते हैं उससे दो कदम आगे की नीतीश बाबू सोच लेते हैं। और अगर कहीं पीछे कुछ ममता दी की हुंकार में कुछ कमी नजर आ रही थी, तो आज नीतीश बाबू के मैदान में आने से ममता दी के हौसले बुलंद हैं और अब उन्होंने अपने जो भी कुछ अंतर विरोध हो सकते थे उसको दूर करते कहा कि अब हुंकार भरनी है 2024 की और भारतीय जनता पार्टी को 100 से नीचे समेट देना है। दूसरी ओर नीतीश बाबू के जो स्टेटमेंट्स हैं 90 तुले स्टेटमेंट हैं और ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी विचलित होती नजर आ रही है। उन्हें यही नहीं समझ आ रहा है कि मैं कहूं क्या, मैं करूं क्या। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता नीतीश के ऊपर अटैक करने से डर रहे हैं। वही हाल ममता दी के कि वहां उनके जो क्या कहते हैं भतीजे हैं अभिषेक, उनके ऊपर तो थोड़े बहुत अटैक हो भी रहे हैं। कुछ ईडी की रेड्स भी हो रही हैं, कुछ मंत्रियों पे भी रेड हो रही है। लेकिन साहब, रेड करने से जो आउटकम है, जो परिणाम आने हैं वो नहीं बदलेंगे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कोई दूध की थुली थोड़ी है, ये कोई हरिश्चंद्र के पुत्र थोड़ी है, ये कोई राम भक्त थोड़ी है। ये तो बेसिकली ये तो एक तरह से एक ऐसी अधिनायकवादी तानाशाही शक्तियां हैं जिनका राम के अंदर कोई विश्वास नहीं है, राम की मर्यादा में कोई विश्वास नहीं है। ये तो अमर्यादित है, अनैतिक लोग हैं, दक्षिणपंथी हैं। तानाशाही जिस ढंग से ये लोग बात करते हैं, अभी जैसे कि अमित शाह ने खास तौर से सम्मानीय उद्धव ठाकरे जी के लिए क्या कि
धोखेबाजों को हम सबक सिखाने के लिए आए हैं। कमाल है, अब इसे धोखेबाज कह रहे हैं। हम सबक सिखाने के लिए आए हैं। ठाकरे परिवार को अपने घर में दफन करने के लिए आए हैं अमित शाह। माफ कीजिएगा, मर गए मारने वाले। भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्त नहीं हो गई कि ठाकरे की शिवसेना को मार दे। भारतीय जनता पार्टी अभी इतनी पावरफुल नहीं है कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को आर पार कर दे। अभी भारतीय जनता पार्टी में इतनी ताकत नहीं आई कि शिवसेना की जो बाला साहब की विरासत है उसे समाप्त कर दे ना। कभी कभी अहंकार सर चढ़कर बोलता है और ये अहंकार इस समय मोदी, अमित शाह और पूरी भाजपा के सर पर चढ़कर बोल रहा है। उन्हें लगता है कि शायद वो भारत में हमेशा के लिए है और ये भारत हमेशा उनका रहेगा। और साथ में इनके एक और पिछलग्गू है ना, वो दूसरे देशभक्त क्या कहते हैं, वो मोहन भागवत, आरएसएस वाले दक्षिणपंथी। उन्हें अपना एक और गुमान होना शुरू हो गया कि वो भी इस देश के कुछ हैं, वो भी इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं और उनको तो सीआईएसएफ की सुरक्षा मिलती है। अब साहब, इन जैसी अतिवादी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि आजादी से पहले महात्मा गांधी के साथ नहीं थे, अंग्रेजों के साथ थे, आज हमें सिखाते हैं क्या करना है। कर्तव्य पथ पर हमें चलना सिखा रहे हैं। 8.5 साल राजपथ पर चलने के बाद इन्हें कर्तव्य याद नहीं आते हैं, इन्हें अब कर्तव्य याद आते हैं। ममता दी को, जहां के हमारे सुभाष चंद्र बोस सुभाष बाबू थे, उनकी जब मूर्ति का अनावरण होता है तब उनको आमंत्रित नहीं किया जाता है। तब अंडर सेक्रेटरी से लेटर लिखवाया जाता है कि आप यहां पर पहुंच जाइए। और ममता कहती है मैं आपकी नौकर नहीं हूं जो आप मुझे कहें, एक अंडर सेक्रेटरी में लेटर लिखेगा कि आप यहां पर आ जाओ। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फाफ को बुलाया नहीं गया और इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया। वो कहती क्या मैं इतने में जर्मनी से आ सकती हूँ? और फिर उनका कहना था कि मेरी नाराजगी स्वाभाविक है कि आप किसी भी दिन मेरे पिताजी की मूर्ति का अनावरण कैसे कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तो नेताजी से बड़े हैं साहब। जब वो चलते हैं तो भोले शंकर भी छोटे हो जाते हैं। काशी के कॉरिडोर में जब वहां पर खासतौर से नरेंद्र बाबू बैठे हो तो फिर सुभाष बाबू क्या करेंगे? अनीता बोस फाफ जी, चिंता मत कीजिए, यहां पर आज सुभाष बोस की मूर्ति जरूर लगाई गई है, लेकिन वहां पे सुभाष बोस को याद नहीं किया जाता और नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने वचन कहते हैं और उन्हीं को दिखाया जाता है। ये सत्ताधारी जो है, ये दक्षिणपंथी सत्ताधारी हैं, इनके मन में किसी के लिए कोई आदर नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। वोट एंड कैश करने के लिए छद्म राष्ट्रवाद और देशभक्ति के प्रतीक बन चुके हैं। इन्हें यह लगता है कि बाकी सारे जो हैं राष्ट्र विरोधी हैं और सिर्फ यही देशभक्त पैदा हुए हैं। तो अपना इतिहास उठा के देखे, आजादी से पहले इन दक्षिणपंथियों का, आरएसएस का और हिंदू महासभा जो उनके साथी थे, कि उनका इतिहास क्या था। यही हिंदू महासभा जिससे ये आरएसएस वाले निकले थे, वही गांधी के हत्यारे थे और हमें हत्यारे कबूल नहीं है। हम हत्यारों का महिमा मंडन नहीं कर सकते। दोस्तों, बिगुल तो बच गया, हुंकार तो है 2024 की, और हुंकार नीतीश की भी है और अब ममता दी की हुंकार भी आई है। सोरेन भी आए, उद्धव भी आए, शरद भी आए और साथ में केसीआर भी आए। सब लोग आएंगे, बिल्कुल सब लोग आएंगे, एक साथ आएंगे। अब सुनने में आया कि ममता दी उड़ीसा के पटनायक साहब से भी मुलाकात करने जाएंगी और बाद में मुलाकात जो है जगन रेड्डी से भी बीच में किसी और नेता के द्वारा प्रस्तावित की गई है। हवा बदल रही है दोस्तों, इसलिए उम्मीद मत गवाना, बहुत कुछ होने जा रहा है। खेला होबे होबे ही होबे। 2024 में जो खेला होगा दुनिया देखेगी। याद रखिएगा, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन होगा और होकर रहेगा और परिवर्तन सकारात्मक होगा, अच्छा होगा, सुखद होगा। फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं और साथ में 4 PM चैनल को और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें व्यूज भी मिलते हैं और व्यूज के साथ हमें आपकी प्यार और मोहब्बत भी मिलती है। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।